नेक्स्ट है 6 नंबर पे पोटो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। तो इस अधिनियम के तहत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया और जो भी आतंकवादी गतिविधियों को छुपा रहे थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। इस एक्ट के तहत पुलिस को यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन 3 माह से अधिक उसे डिटेन नहीं कर सकती थी। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। और इस अधिनियम के तहत जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता था, लेकिन यह अपील 3 महीने के बाद, उसके डिटेन में रहते हुए 3 महीने के बाद वह अपील कर सकता था। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा एक्ट हो गया। तो यह जो पोटो एक्ट था यह 28 मार्च 2002 में अधिनियम बनने के बाद पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया और 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा फाइनली समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पे आइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इस अनुच्छेद में है कि मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव के खरीद बिक्री और बलात् श्रम यानी कि उससे बलपूर्वक किसी प्रकार का काम कराना, इन पर दंडनीय अपराध होगा। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि मानव के खरीद बिक्री, उसके बेगारी यानी कि पूरी मजदूरी न दे करके उससे काम करवाना, इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ काम, ये सभी जो है अनुचित ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नोट करके लिखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए अपनी सेवा को देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, राष्ट्र सेवा के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 24 में कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उन्हें किसी भी खतरनाक काम, जोखिम भरे काम जैसे किसी कारखाने में उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो वैसे भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, चाहे उनके माता पिता के द्वारा दिया जाना है या फिर उनके संरक्षक के द्वारा। नेक्स्ट में देखिए, चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है धर्म से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 देखिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 में स्पष्ट है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगर वह चाहे तो अपनी आस्था किसी भी धर्म में नहीं भी दिखा सकता है, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। इसमें कहा जा रहा है अनुच्छेद 26 में कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं का विकास कर सकता है, उसके लिए अपने अनुसार कितना भी संपत्ति
अर्जन कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है और उस संपत्ति का वह स्वामित्व बन सकता है और उसका प्रशासन उसके अधिकार में होगा। तो अनुच्छेद 26 में इन बातों को कहा गया है। अनुच्छेद 27 में है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 27 में कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती कि वह किसी विशेष धर्म के लिए काम करे, उस धर्म के विकास के लिए अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा खर्च करे। ऐसा कुछ प्रावधान, ऐसा कुछ राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 28 में कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा पोषित वैसे शिक्षा संस्थान, यानी कि वैसे विद्यालय जो चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी विद्यार्थी को किसी एक धर्म को मानने और उसमें अपनी आस्था को दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसे शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार के धर्म उपदेश नहीं दिए जाएंगे और न ही विद्यार्थियों को ऐसे किसी भी धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5वां मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो आर्टिकल 29 जो है यह मुख्य रूप से भारत के अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के लिए है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, लिपि को और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और सरकार अल्पसंख्यकों के साथ केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। नोट में है, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत रहने वाले 6 समुदायों को, जिसमें मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन शामिल है, इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को देखते हुए 2005 में प्रधानमंत्री के द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू की गई थी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 में कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकती है और ऐसे शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिए सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6ठा मौलिक अधिकार जो हमें दी गई है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, इन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख को वारंटो है। तो अनुच्छेद 32 में कहा जा रहा है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है, तब उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके ऊपर 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार के रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। अब आइए एक एक करके इनको देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत यह कहा गया है कि आपके पास शरीर है और जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, अगर वह व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, उसका कोई जुर्म नहीं है, तो वह न्यायालय के अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध अध्यादेश अपील कर सकता है। और जो न्यायालय है, न्यायालय इस अपील पर उस अधिकारी को यह आदेश देता है कि आप बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है दूसरा परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी किया जाता है। यानी कि जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर अपने कार्यों को पूरा नहीं करता है, तब न्यायालय के द्वारा उसे यह बताया जाता है कि आप अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं है और आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। 3 नंबर में है प्रतिषेध लेख। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो प्रतिषेध लेख के अंतर्गत इस प्रकार का रिट जारी किया जाता है कि अगर किसी न्यायालय को लगता है कि उससे जो निम्न न्यायालय है वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कुछ फैसला करता है, तो उसे उस फैसले से रोका जाना है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है, कोई निम्न स्तर का न्यायालय है और वहाँ पर अगर कोई किसी प्रकार का मुकदमा लंबित है, उस पर फैसला नहीं दिया जा रहा है, तो उस मुकदमे को वह अपने से वरिष्ठ, अपने से उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है। 5वां है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसे उस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। यानी कि इसमें इस रिट के अंतर्गत इस रिट को तभी जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर होकर के किसी कार्य को करता है। तो इस प्रकार से अधिकार परीक्षा लेख जो रिट है यह तब जारी की जाती है जब कोई अधिकारी वैसे कार्य को करने लगता है जो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। नेक्स्ट है दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदलना। परिहार, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। परिविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना।
तो ये सभी थे कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावली। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों में संशोधन। पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित पहला जो निर्णय था यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 था। इस निर्णय से पहले यह प्रावधान था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया था। तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता था, चाहे वह अनुच्छेद 368 हो या मौलिक अधिकार हो, सभी में संशोधन किया जा सकता था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पहले। 2 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब इस निर्णय के बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य निर्णय के बाद यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर 24वें संविधान संशोधन जब हुआ 1971 में, तब इसके अंतर्गत आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यानी कि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया, तब जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो निर्णय दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 5 नंबर में है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में 4 और 5 खंड को जोड़े गए और इसके अनुसार जो भी संशोधन किए जाएंगे उसे न्यायालय के अंतर्गत प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का पूछताछ नहीं किया जाएगा। 6ठा है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। अब फिर से जो हुआ उसमें यह कहा गया कि अब संविधान में जो भी संशोधन किए जाएंगे उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है और इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि अगर संसद संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार का संशोधन करती है तो उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के निर्णय में साफ कह दिया गया कि अगर संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होगा तो उसे न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा, उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 पहला है अनुच्छेद 15 जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दूसरा है अनुच्छेद 16
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तीसरा है अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। पांचवा है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। तो ये सब जितने भी अनुच्छेद हैं इन सभी को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार शत्रु देश को छोड़कर। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चौथा है अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। पांचवा है अनुच्छेद 32 कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। छठा है अनुच्छेद 23 बलात्सर्म एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। सातवां है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। 8 नंबर में है अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। 9 में है अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। 10 में है अनुच्छेद 27 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। 11 नंबर में है अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सभी आर्टिकल्स को भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी दी गई है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मौलिक अधिकार समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।